मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम आज नया लेसन शुरू करने वाले हैं और उस लेसन का नाम है लेसन नंबर 5वां, जो रसायन विज्ञान का है और उसका नाम है तत्वों का आवर्गी वर्गीकरण। अब देखो, हमें प्रकृति से बहुत सारे तत्व मिले हैं। हमें प्रकृति की ओर से जो प्राकृतिक रूप से मिले हैं 94 हैं और हमारे पास टोटल तत्व है 118। हमारे पास इतने तत्व हैं, ठीक है। लेकिन ये तत्व जो हमें रूप मिले हैं, तत्व क्या है? तत्व जो हैं वो परमाणु से ही बने होते हैं, ठीक है। लेकिन कई ऐसे हैं जो यौगिक के रूप में और मिश्रण के भी रूप में मिले हैं। तो ये जो सारे तत्व हमें जो मिले हैं, ये सब तितर बितर अवस्था में मिले हैं। तितर बितर अवस्था का मतलब क्या है कि हमें नहीं पता कि उनके गुणधर्मों के आधार पे कैसे उसको अलग अलग करें। जैसे मान लो तुम्हारे घर आपकी मम्मी आती है कि नहीं आती है, तो घर पे बहुत सारा सामान लेके आती है। मतलब किचन का भी सामान होता है और बेडरूम के भी सामान होते हैं, वॉशरूम के भी सामान होते हैं, सबके सामान होते हैं। लेकिन फिर उसको वो अलग अलग करती है, किसके हिसाब से? उसके गुणधर्मों के हिसाब से उसको अलग अलग करती है। तो यहाँ पर भी हमको ये इतने सारे जो तत्व मिले थे, ये सब तितर बितर थे, तो उनको एक जगह व्यवस्थित करने की ज़रूरत थी। हमको ये तत्व इस तरह से मिले थे जैसे कि हमको हम दोस्तों को कहा जाए कि जाओ, तुम्हें खजाना इधर है, इधर ढूंढना है। लेकिन जो हमें जो नक्शा मिला हो, वो नक्शा कैसे मिला हो? जैसे फटा हुआ, तितर बितर हुआ, अस्त व्यस्त हुआ। तो यहाँ पर भी जो तत्व थे वो तितर बितर हुए थे। हमें नहीं पता था कि कौन सा तत्व के गुणधर्म समान है, कौन सा तत्व किसके नीचे आएगा। तो इसके लिए जो सबसे प्रथम वैज्ञानिक आया, उस वैज्ञानिक का नाम था डोब्रेनर। तो आप भी हम पढ़ेंगे डोब्रेनर की त्रिपुटी का नियम। तो बच्चों, अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ डोब्रेनर का या डोब्रेनर की त्रिपुटी का नियम, ठीक है। आपको क्लियर दिख रहा है ना? एक्चुअली कभी इसमें क्लियर दिखता है, कभी नहीं। तो सन 1817 में जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम था डोब्रेनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों के समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उसने क्या किया? समान गुणधर्म वाले तत्वों को लिया और तीन तत्व लिए। तो इसलिए इसका नियम कहलाता है, डोब्रेनर का त्रिक कहलाता है। तो तीन तत्व वाले कुछ समूह को चुना, जिसे त्रिक कहा गया। और त्रिक के तीनों तत्व उनके परमाणु के आरोही क्रम में रखने पर तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। उदाहरण के लिए समझ लो, मेरे पास क्या है बच्चों? यहाँ पर लिथियम है जिसका द्रव्यमान है 6.9, सोडियम है 23 है और पोटेशियम। तो ये जो पहला नंबर है लिथियम और ये जो सोडियम है, इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया, ठीक है। जैसे 6.9 और 3.9 दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया, तो हमें जो तत्व मिला वो मिला सोडियम, ठीक है। तो सोडियम को इन दोनों के कहाँ पे रखा गया? बीच में रखा गया, ठीक है। तो इसका बार आया, कितना आया? 22.95, मतलब 23 हुआ। तो ये एक त्रिपुटी बन गई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मतलब पहला नंबर और जो तीसरा नंबर है, इन दोनों के जो द्रव्यमान है उसको जोड़ दिया। तो हमें जो द्रव्यमान जिसका मिला उसको कहाँ पर रख दिया? बीच में। ठीक इसी तरह से उसने एक और त्रिपुटी बनाई जिसका है कैल्शियम और बेरियम। कैल्शियम और बेरियम को के द्रव्यमान को प्लस किया, 2 से भाग दिया, जितना आया वो बार किसका था? स्ट्रोंशियम का था। ठीक उसी ही तरह से क्लोरीन और आयोडीन इसको लिया और इसका बार किसके बराबर था? ब्रोमीन का था।
ठीक है, तो ये सब बच्चों क्या कहलाता है? डोब्रेनर की त्रिपुटी का नियम। चूंकि उस समय 64 तत्वों का पता चल गया था। कितने तत्वों का पता चल गया था? 64 का। परंतु वो सब समूह बनाने में असफल रहे। ठीक है, तो अभी आ गया दूसरा वैज्ञानिक, और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था बच्चों? उसका नाम था न्यूलैंड। उसका नाम था न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने अष्टक का नियम बताया। तो उन्होंने सबसे कम द्रव्यमान वाले तत्व को आरंभ से लेकर 56वें तत्व थोरियम तक आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार यदि तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखे 8वें तक पहुँचाए तो पहला और 8वें का समान होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ, किताब में दिया हुआ है। तो इन्होंने उसकी तुलना संगीत के अष्टक के नियम से की, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत। तो न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? अब देखो, मैं इधर आपको बता रही हूँ। ठीक है, मेरे पास एक्चुअली स्टैंड नहीं है, बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे। ठीक है जैसे देखो, संगीत के कितने स्वर होते हैं? 7। सा रे गा मा प द नी। ठीक है, तो जो पहला तत्व था वो था हाइड्रोजन, उसका परमाणु क्रमांक 1 था। फिर था लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनको एक आवर्त में रखा गया। फिर ये कितने तत्व हो गए? 7 तत्व। 7वें के बाद जो 8वां तत्व है, यहाँ पर कौन सा है? फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन के गुणधर्म किससे मिलते जुलते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक उसी तरह से लिथियम, ठीक है, लिथियम और सोडियम, इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। फिर आता है बेरिलियम और इसके बाद क्या है? मैग्नीशियम। इन दोनों की भी बाहरी कक्षा में 2 हैं, क्योंकि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4, तो उसकी बाहरी कक्षा में बच्चों कितने हुए? 2। उसी ही तरह से मैग्नीशियम का Mg यानी मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो उसकी बाहरी कक्षा में कितने हुए? 2। ठीक उसी ही तरह से एल्यूमिनियम, बोरोन का परमाणु क्रमांक है कितना बच्चों? आपको मैं लिख के दिखा रही हूँ। बोरोन का 5 है, तो एल्यूमिनियम का कितना है? 13 है। तो 5 है, तो उसकी बाहरी कक्षा में कितने हैं? 3। तो एल्यूमिनियम की भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ठीक इसी तरह से न्यूलैंड ने ये अष्टक का नियम बताया। उसके अनुसार हर 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मिलता जुलता रहेगा। लेकिन यह सिर्फ किधर तक कामयाब हो पाया? कैल्शियम तक। इसकी भी सीमाएं आएगी, क्योंकि आगे बढ़ते गए तो एक ही सारणी में देखो कोबाल्ट और निकल को रखा गया, जो कि माना नहीं गया। तो इसके लिए इसको भी अमान्य माना गया। आखिर इसमें क्या है? अब आपको मैं पॉइंट्स पढ़ती जा रही हूँ। ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वां तत्व के गुणधर्म सेम नहीं थे। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम तत्व की सेम हुए, पर उसके बाद सेम नहीं आए। तो न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व है और कोई अन्य तत्व मिलेगा नहीं, लेकिन बहुत सारे कई भी तत्व पाए गए जो अष्टक के सिद्धांत से मेल नहीं खाए, और भी कई मिले, पर इन सब में ये सिद्धांत काम का नहीं आया। ठीक है, तो अपनी सारणी में न्यूलैंड ने इसको किया, पर ध्यान देना, आपको दिखाई देगा कि क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और देखो इधर दिखा रही हूँ, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन होना चाहिए, पर बीच में कोबाल्ट और निकल दिया है, पर एक ही चीज़ होनी चाहिए। तो ये भी इसकी मर्यादा है। तो ये सब इसकी मर्यादा है, और इस प्रकार न्यूलैंड का नियम केवल हल्के तत्व का ही ठीक था, और नोबल गैसों की बात इसका नियम को स्वीकार नहीं किया गया। जो आज मैंने आपको सिखाया कि डोब्रेनर की त्रिपुटी का नियम और न्यूलैंड के अष्टक का नियम, ये सब में उन्होंने बताया तो सही, तत्वों को व्यवस्थित तो किया, पर किसी न किसी रूप में उनमें क्या थी? मर्यादा दिखी।
उस मर्यादा को, जैसे क्या होता है कोई ना कोई खामी होती है, जैसे मोबाइल है, कोई ना कोई फीचर्स देखो बदलते रहते हैं, तो कोई मर्यादा होती है तो नए मोबाइल की खोज होती है। तो यहाँ पर भी डोब्रेनर ने बताया, डोब्रेनर के बाद न्यूलैंड ने काफ़ी हद तक कामयाब हुआ, लेकिन वो सिर्फ 56 तत्वों को ही खोज पाया। ठीक है, तो अभी और इसमें सुधार करने के लिए एक और वैज्ञानिक आने वाला है, उसका नाम है मेंडलीव। तो मेंडलीव के बारे में बच्चों हम कल पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की पढ़ाई में आपको मज़ा आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।